अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर ये आपको नॉवेल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों का रिव्यू देना। चलिए अब अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। दादा जान, मैं अब आप पर फैसला छोड़ता हूँ। या तो अपनी रजामंदी के साथ मुझे सरपंच का ये फरसौदा बेहुदा कानून बदलने दें या गाँव के या फिर लड़ने की तैयारी करें। 3 दिन का वक्त देकर जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह सोच कर फैसला करें। और हाँ, फ़हीम चाचा भी मेरे साथ हैं। अगर मैं चला गया तो याद रखिएगा, आपके ठाट बाट वैसे भी ज़्यादा नहीं चल सकेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरे बाद कोई इस काबिल नहीं है कि आपका पूरा कारोबार संभाल सके, चाहे वो गाँव की ज़मीन हो या शहर की फैक्ट्रियाँ। उसने आखिरी जुमला सरगोशी करने वाले अंदाज में अदा किया, जैसे समझा रहा हो अभी भी उन्हें, मगर वो मगरूर आदमी कहाँ समझने वाला था। जिन पर दौलत का नशा चढ़ा होता है ना, वो इतनी आसानी से कुछ नहीं समझते हैं। इब्राहिम बख्श ने गुर्रा कर अमन की जानिब देखा। वो अपनी मुठ्ठियाँ मजबूती से खींच रहे थे, बस ना चलता हो उस लड़के का गला अपने हाथों से दबा दे जो उनके सामने तन कर खड़े होने की जरूरत कर रहा था। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम पर एतबार करना थी। हेलीकॉप्टर बेचारों की कतारें और अपने ट्रेनिंग याफ्ता गार्ड्स दिखाकर यकीनन उस नौजवान ने अपनी ताकत की नुमाइश की थी, जैसे दिखाने के बाद कोई भी समझदार इंसान उससे लड़ने की गलती नहीं कर सकता था। इब्राहिम बख्श इस कल के बच्चे के सामने खुद को बेबस पा रहे थे और यही बेबसी उन्हें एतराफ़ करने पर मजबूर कर रही थी कि वो पछता रहे हैं उस पर एतबार करके। नहीं दादा जान, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी मोहब्बत को कनीज़ बनाना थी। उन्हीं ने महसूस किया कि इस लम्हे उसके हाथ पे अमन की पकड़ मज़ीद मजबूत हुई थी। वो इब्राहिम बख्श की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलती की तस्दीक करता नज़र आया था। आपको मेरी मोहब्बत को सिर्फ जिस्म की हवस तक महदूद नहीं रखना समझना चाहिए था, उस हसीन नौजवान ने दांत पीसते हुए कहा। फ़िलहाल 3 दिन हैं आपके पास, अच्छी तरह सोच लें। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन अगर करना पड़ा तो यकीन करें मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। वो उन्हें वार्न करता उन्हीं के सामने अपनी बीवी को लेकर हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ गया था। जुनैशा बख्श चौधरी कभी उस हसीन नौजवान के हाथ को देखती जो उसे थामे हुए थे, तो कभी उस हेलीकॉप्टर को जो सामने नज़र आ रहा था, तो कभी उन गार्ड्स को जो उसके आगे नज़र झुकाए खड़े थे, तो कभी पीछे मुड़कर अपने ख़ानदान वाले व गांव वालों को। उस लड़की ने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि अमन बख्श चौधरी पूरे गाँव से लड़ जाएगा सिर्फ उसकी खातिर। अमन ने पहले हेलीकॉप्टर में जोनी को बिठाया और फिर खुद बैठा था। इस लम्हे जोनी को अपना आप सिंड्रेला मालूम हो रहा था, जिसके शहजादे ने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। डर तो नहीं लग रहा ना? वो अभी अपनी सोचों में मगन थी कि अमन की आवाज़ उसके कानों के समातों से टकराई थी। तुमसे? मुकाबिल ने फ़ौरन ही उलझकर पूछा था। तो मुझसे कब से डरने लगी भला? मैं ऊंचाई की बात कर रहा था, उसने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस नौजवान को देख के कहीं से भी मालूम नहीं हो रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले अपने दादा और पूरे गाँव से लड़कर आ रहा है। ओ नहीं, बस पेट में थोड़ी सी गुदगुदी सी हो रही है। वो हल्के से मुस्कुराकर गोया हुई तो मुकाबिल ने फ़ौरन ही उसकी नरमी से पेशानी चूमी थी। ये तुम्हारा अपना है? खासा तजस्सुस से इस्तफसार किया था। हमारा है। उसने मेरे का लफ्ज़ अदा नहीं किया, उसने हमारा कहा, और ये बात जोनी ने नोट कर ली थी। ये सब तुमने मेरे लिए किया ना काले बिल्ले? उस वजीहा मर्द के बाजू में अपनी बाहें डाल उसके कंधों पर हल्का सा सर टिकाकर उसके जानिब देखते बड़ी इश्तियाक से सवाल किया था। सवाल भी वो जिसका जवाब पहले से ही इल्म में था। जवाब पता है तुम्हें? वो छोटी आंखों से उसे देखता जताकर गोया हुआ था। मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बड़े प्यार से डिमांड की। वो गहरी सोच में नज़र आया और फ़कत किया। क्या एक हाँ बोलने में ज़बान घिस रही है तुम्हारी? मुकाबिल जैसे बुरी तरह चिढ़ी थी। उसका यूँ चिढ़कर मुँह फुलाना अमन को महसूस कर रहा था। वो शरारती कुड़िया अमन के बाजू से अपने हाथ निकाल चुकी थी और बस मुँह फेरने ही वाली थी कि मुकाबिल ने फ़ौरन ही उसके खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरा। जुनैशा बख्श चौधरी, तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की मांद हो कि जब तक तुम्हें ना देखूं मुझे लगता है मुझे सांसें नहीं आती ठीक तरह। तुम्हारी मोहब्बत मेरे खून तक में सरात कर चुकी है। हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। इब्राहिम बख्श तो क्या, अगर तुम्हारे लिए मुझे दुनिया के तमाम लोगों से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊँगा बगैर एक लम्हा भी सोचे। उसकी बलेरी आंखों में झांकते मोहब्बत से चोर लहजे में कहता उसकी शिद्दत उल्फत से पेशानी चूमने लगा था। ये कोई पहली बार नहीं था जब वो इज़हार मोहब्बत कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की टमाटर की तरह सूख पड़ गई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं अमन के इज़हार मोहब्बत पर, जैसे हर बार चमकती थी। मुकाबिल उसकी चमकती आंखों से और शर्मीला चेहरा देख मुस्कुरा दिया था और मुस्कुराहट निहायत ही दिलफरेब थी। कुछ लफ्ज़ अपना लम्स रखते हैं, बज़ाहिर नहीं महसूस होता कि उन्हें सुनने के बाद हमारे दिल पर या दिमाग पर इसका कोई असर पड़ता हो।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्ता वक्ता नजमा नजमा वो अपनी जगह खुद ही हमारे जहन व दिल में बना लेते रहते हैं। अमन की दी हुई धमकी को 2 दिन गुजर चुके थे, मगर उन्हें अमन की धमकी से कहीं ज़्यादा जोनी के जुमले तंग कर रहे थे। वो चाहकर भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे थे उन्हें। काले बिल्ले वो लॉन्ज में सोफे पर बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था जब वो बच्चों की तरह आकर उससे पुकारने लगी थी। अमन फ़ौरन ही उसके जानिब मुतवज्जा हुआ था, लेकिन कुछ कह पाता इससे कबल ही वो उसके सीने से आ लगी थी। बच्चों की तरह बिल्कुल उससे चिपक कर गोद में बैठ गई थी। नहीं, आप मना कर दें, मैं ख़ुद चेक कर लूँगा पहले। फ़ोन पर बात कंटिन्यू रखी, लेकिन साथ साथ अब उसका दूसरा हाथ जोनी के कमर के नरमी से सहला रहा था। औरत कितनी ही बड़ी और कामयाब हो जाए, वो अपने मोहब्बत करने वाले शौहर के सामने ऐसे ही बनकर रहना चाहती है जैसे कोई बच्चा जिसका ख्याल रखा जाए, जिसके नाज उठाए जाएं, जिसका लाड किया जाए। जोनी को आदत थी उसके काम करती प्रोफाइल देखने की, लेकिन जब वो घर में होता था तो जोनी ग्लो की तरह उससे चिपक जाती थी। कुछ न कुछ करके उसकी तवज्जो अपनी जानिब मजमल करती रहती थी, जैसे इस लम्हे बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी ब्रांडेड शर्ट से अपनी नाक रगड़ रही थी। क्या अमन उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। जोनी ने फ़ौरन ही अपना गाल आगे कर दिया था, जिस पर वो मुस्कुराकर उसकी नरमी से चूमता वापस अपने फ़ोन पर लग गया था। अमन, क्या हम बच्चा अडॉप्ट करें? अमन अभी कॉल से फारिग ही हुआ था कि उसने संजीदगी से इस्तफसार किया था। हवेली में मरियम और जुवेरिया के साथ उसकी दिन गुजर ही जाता था, लेकिन अमन के साथ अकेले इस मेंशन में रहने के सबब वो 2 दिन में ही बोर हो गई थी। शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। किस बात की इतनी जल्दबाजी है? अमन को लगा वो जल्दबाजी कर रही है इस मामले में। 4 साल बहुत होते हैं, उसने फ़ौरन ही जताया था। अमन की ज़िंदगी इतनी बेजारी थी कि शायद उसे एहसास ना होता, इतनी बिजी थी कि शायद उसे एहसास ना होता हो, लेकिन जोनी को बहुत होता था, ख़ास तौर पर तब जब वो सबके बच्चों को खेलते देखती थी। तो हम डॉक्टर को चेकअप करा देंगे, ठीक है? मुकाबिल ने जैसे हल निकाला हो। कुछ भी तो नहीं होता डॉक्टर को चेकअप कराने से, वो टेस्ट करवाएंगी और फिर वो ही नॉर्मल रिपोर्ट। जोनी ने खासा झुंझलाकर कहा था। वो 1-2 बार पहले भी टेस्ट करवा चुकी थी, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि अपने शौहर का भी टेस्ट करवाए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अमन से इस बात को करने की। वो वाकिफ़ थी अमन कभी भी टेस्ट करवाने के लिए नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा अपनी मर्दानगी पे ले जाएगा और मामलात बिगड़ जाएंगे उनके दरमियान। इसीलिए उसने अमन से इस बात का मुतालिक कभी कुछ कहा ही नहीं था। अगर अल्लाह ने हमें औलाद देनी है तो वो हमें दे देगा, तुम्हारी परेशान होने या जल्दबाजी मचाने से कुछ नहीं होगा। वो हसीन नौजवान समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ था। मैं परेशान नहीं हो रही, मैं सिर्फ अपनी तन्हाई का साथी चाहती हूँ। मेरे होते हुए तन्हाई कैसे हो गई तुम? खासा खफगी से इस्तफसार किया था। कहाँ हो तुम? 2 दिन से बोर हो रही हूँ मैं, और तुम्हारे पास 1 मिनट नहीं है मुझे देने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी कि अमन का फिर सेल रिंग हुआ था। दफ़ा करो, वो नाराज़गी से कहती फ़ौरन ही उसके पास से हटने लगी थी। उसे यूँ हटता देख मुकाबिल ने बगैर देखे ही कॉल किसकी है डिस्कनेक्ट कर दी थी और सेल एरोप्लेन मोड पर डाल दिया और दूसरे हाथ से उसके कमर पर हाथ रख कर उसे रोका था। अब कोई कॉल नहीं, बोलो क्या बोल रही थी? नरमी से उसकी ठोड़ी को पकड़कर ऊंचा कर अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर करते हुए नरमी से पूछा था। वो अच्छे से वाकिफ़ थी कि अमन के लिए उसकी कॉल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बावजूद उसने अपना सेल एरोप्लेन मोड पर किया। ये देख उसकी नाराज़गी खुद ही कम हुई थी। अमन, तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना 1 या 2 दिन दे सकते हो, फिर क्या? वही बोरियत, वही अकेलापन। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लें। जो बच्चा अडॉप्ट करना कोई खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर शरई मसाइल अलग। अगर लड़का लेकर पालते हैं तो उसके बालिग होते ही तुम्हारा उससे पर्दा फ़र्ज़ हो जाएगा, और लड़की लेकर पालते हैं तो उसके बालिग होते ही मेरा उससे पर्दा फ़र्ज़ हो जाएगा। तुम समझ भी रही हो बातों की नौयत को। वो किसी सूरत राज़ी नहीं था उसके इस फैसले पर। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें बोरियत हो रही है ना? हम वैसे भी अब गांव से निकल आए हैं, मैं तुम्हें यहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देता हूँ। तुम वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो जहाँ से तुमने छोड़ी थी। और अभी वो बोल ही रहा था कि जोनी तेज़ी से बोली थी, अमन बख्श, मैं भी इंसान हूँ। हर इंसान के जज्बात और एहसासात होते हैं जो बदलते हैं वक्त के साथ। ख्वाहिशात होती हैं जो वक्त के साथ साथ नए नए रंग लेती रहती हैं। जब मैं पढ़ना चाहती थी तो तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अब पढ़ने की वो उमंग नहीं बची मुझ में। 3 साल बहुत होते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहा कुछ। अब मुझे बच्चे की ख्वाहिश है, पढ़ने की नहीं। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें?
ख्वाहिशात, एहसासात, जज्बात पर हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदलती है। ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपकी फील्ड आपका पैशन है और रोशन मुस्तकबिल की सोच है, आपके हर वक्त जहन पर सवार रहती है, तो आगे जाकर भी ऐसा ही हो। नहीं, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, एहसासात बदलते हैं, और फिर हमारे लिए वो चीज़ जो कभी बहुत अनमोल हुआ करती है, जो हमारी ज़िंदगी जीने अल्लाह हमें औलाद दे देगा, समझाने की फिर कोशिश की, उम्मीद दिलाई कि फिर सही की, उम्मीद की फिर सही की थी और ना दी। तो दुनिया में ऐसे बहुत से कपिल हैं जिनकी औलादें नहीं होती और वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। हम पहले नहीं होंगे दुनिया में ऐसा करने वाले। अच्छा, ये बातें छोड़ो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, चलो। वैसे भी अभी तक तुमने इस्लामाबाद नहीं देखा है। अमन देख चुका था। मुकाबिल बहुत संजीदा हो चुकी है इस मसले को लेकर, इसीलिए उसने इस मौजू को भी अभी बहस करने के काबिल नहीं समझते हुए गुल कर दिया था और ये एकदम ही नया मौजू शुरू किया। जब अपन जूनी उससे घूर कर देखने लगी थी। क्या ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ आज? निहायत प्लेफुल अंदाज में पूछा था। तो मेरी किसी बात को कभी सीरियस क्यों नहीं लेते? खफगी बिलोरी आंखों में सजाए मुंह बसोर कर इस्तफसार किया था। उफ, शिकवे शिकायत में वक्त ज़ाया ना करो मेरी जान, ये बहुत कीमती है। आंखों में शोखी भरे उसके गाल को नरमी से चूमता, उसके नाजुक वजूद के गिर्द अपना हसार मजबूत करती आहिस्तेगी से उसे लेकर खड़ा हुआ था। जूनी को अंदाज़ा नहीं था वो अचानक खड़ा हो जाएगा। इसके यूँ अचानक खड़े होने पर वो हलक के बल चीखने लगी थी। अमन, मैं गिर जाऊंगी। मैं गिरने दूंगा तब ना, बस तुम थाम कर रखो मुझे, वो पुरअतमादी से कहता हुआ उसे लेकर कमरे की जानिब बढ़ने लगा था। काले बिल्ले, अगर मैं गिरी ना तो याद रखना मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। वो उसके कमर के गिर्द अपनी पकड़ को मज़ीद मजबूत करते हुए आंखों में आंखें डालकर गुर्राते हुए धमकी आमेज़ लहजे में गोया हुई थी। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ना, तो ट्राई करूँ क्या? वो शरारत से कहता फ़ौरन ही अपने हाथ छोड़कर अपने वजूद को नीचे की जानिब ढाल कर उसे गिराने लगा। अमन डर के मारे मुकाबिल हलक के बल चीखी थी, साथ साथ मज़ीद उसकी कमर की शर्ट को जकड़ा जो उसके हाथों से अब फिसलती हुई मालूम हो रही थी। मुझे नीचे उतारने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ना, साथ चलेंगे, चाहे कितने ही मुश्किल रास्ते हो, वो मुस्कुराकर कहता आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम लेने लगा था। ये तुम्हारे साथ चलने में मुश्किल व तकलीफ़ व डर सिर्फ मेरे हिस्से में ही क्यों आ रहा है? वो झुंझलाकर चीखी थी। तुम महसूस नहीं कर रही, वरना साथ चलने में मैं ज़्यादा तकलीफ़, मुश्किल और डर में मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ तुम्हारी जान है, जबकि मेरे ज़िम्मे अपनी जान और अपनी जान की जान है। मुकाबिल की बिलोरी आंखों में तकते मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ था। ओह, अभी उसने होठों को गोल करके इतना ही रिएक्शन दिया था कि अचानक अमन अपने साथ लेकर उसे बेड पर गिरा था। आह, माना नर्म बेड के सबब उसकी लगी नहीं थी, लेकिन अचानक गिरने की वजह से वो बेसाख्ता ही चीखी थी। जू, मुझे नहीं लगता हमें बाहर जाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे हार्डवर्क की सख्त ज़रूरत है। इसकी कुर्बत, उसकी मीठी महक, उसके खूबसूरत होठ देखने के बाद वो नौजवान तेज़ी से अपना इरादा बदल गया था। ज़ुमाने अंदाज में कहता वो शौकी से उस पर झुकता चला गया था बगैर इसके एहतजाज करने का मौका दिए। अमन, तो मुझे शुरू से पसंद करते थे ना? उस नौजवान की बाहों के हिसार में जकड़े उसकी बंद आँखों को तकते तजस्सुस से इस्तफसार किया था। बिल्कुल भी नहीं। आंखें खोलकर मुकाबिल की जानिब देखते सपाट से लहजे में जवाब दिया था। झूठ, मुझे अक्सर महसूस होता था तुम मुझे देखते रहते थे। उसने अमन की बात पे ज़रा एतबार नहीं किया था। मैं घर का बड़ा बेटा था और तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी, इसीलिए मैं ध्यान रखने के लिए तुम पर नज़रें रखता था। मुकाबिल फ़ौरन ही संजीदगी से गोया हुआ। तो फिर मोहब्बत कब हुई? उसके सवाल पर वो एक गहरी आह भरकर उसके खूबसूरत गुलाबी होठों को तकने लगा था। बस था एक लम्हा। दिल मानो भरता ही ना हो इस लम्हे की ख्वाहिश में मचलने से। उसे ख्वाहिश को वो ना जाने कितनी बार पूरी कर चुका था इन 4 सालों में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने दिल को हमेशा ही इस ख्वाहिश का तलब के पीछे पागल पाता था। वो नशे की मान थी उसके लिए, जितना करता था उतना ही और तलब बढ़ती थी। जहाँ पूरी ज़िंदगी साथ रहा और उससे मोहब्बत नहीं हुई, वहाँ भला एक लम्हे में ऐसा क्या ख़ास था? अब जूनी यही सोच रही थी। और था क्या उस लम्हे में? खासा इश्तियाक व तजस्सुस से इस्तफसार किया था। छोड़ो, तुम मुझे ठरकी कहोगी। वो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहता था इस लम्हे को। उसके जानिब करवट लेकर मुस्कुराकर कहा था, बस कर दो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कितने ठरकी रहे हो। तुम शादी से पहले भी मुझे किस करने वाले थे। वो तो मेरी अम्मी आ गई थी, इसीलिए ये शराफत का लबादा मेरे सामने ना ही ओढ़ो तो बेहतर है। चलो जल्दी से बताओ। जवाब जाने बगैर जूनी उसे किसी सूरत नहीं छोड़ने वाली थी।
छोटी आंखों से बगौर उसे घूरते तफ्तीशी अंदाज में गोया हुई। वही तो लम्हा था वो जब किस करने वाले थे? अंदाज़तन इस्तफसार किया। नहीं, वो एक लम्हे की दूरी जो नहीं पार हो सकी थी। कर लेता तो शायद पता ही नहीं चलता कि तुमसे मोहब्बत है। नहीं कर सका, इसीलिए तो ख़लिश रह गई, और वो ख़लिश ही तलब बनी। ऐसी तलब जो कब मोहब्बत में बदली मुझे खुद खबर नहीं। तुम शायद यकीन न करो, लेकिन मेरा जहन व दिल हमेशा इसी तलब में जीता था और जीते हैं। कुछ चीज़ें में मानो सुकून पोशीदा हो इंसान के लिए, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरा सुकून मेरी शरीक हयात में पोशीदा किया है, और उसके लिए मैंने अपने रब का जितना शुक्र अदा करता हूँ ना, उतना कम ही लगता है। उसकी घनी जुल्फ़ों को कान के पीछे कर, बालों में उंगलियां उलझाकर, अपने अंगूठे को उसके गुलाबी होठों पर नरमी से फेरते हुए, बुलरी आंखों को गहरी बोलती आंखों से तक रोमानवी व भर्राई हुई आवाज़ में गोया हुआ था। और अगर कभी ये सुकून तुम्हें कहीं और मुहैया हो गया तो? किसी और की तलब मुझसे ज़्यादा लग गई तो? कभी कभार खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान के दामन में कि उसकी खुशी से कब डर लगने लग जाता है कि कहीं उसकी ये छीन न जाए, कहीं दूर न हो जाए। मुमकिन है? नहीं। मैंने अपने दिल को तुम्हारे लिए कि कुत्ते की मान वफ़ादार पाया है, ऐसा वफ़ादार कि ये मेरी भी नहीं सुनता। जब मैंने तुम्हें घर से निकाला था और तुम बारिश में बाहर सोई थी, उस पूरी रात मेरा दिल तुम्हारे लिए मुझसे लड़ता रहा, और मैं बार बार उसे समझाता रहा कि तुमने मुझसे वफ़ा नहीं की तो मुझे पर भी ये अब इल्ज़ाम नहीं रही वफ़ा, लाजिम नहीं रही वफ़ा। लेकिन ये दिल तो जैसे वफ़ाए यार में पागल हो। इसके अवज़ और बादल के कानून समझ नहीं आते हैं, इसके अवज़ व बदल के कानून समझ नहीं आते हैं। ये बेलोस चाहता है तुम्हें, और बेलोस तुम्हारे लिए वफ़ादार है। इसकी पेशानी को नरमी से चूमते हुए वो एक एक लफ्ज़ जता जता कर गोया हुआ था। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप अमन बख्श को सब कुछ देने वाले हैं? शाहीन बेगम अपने शौहर की तारीफ मुखातिब होकर परेशान होकर पूछने लगी थी। और कोई चारा भी तो नहीं है? पहली बार इब्राहिम बख्श के लहजे में बेबसी थी। क्यों नहीं है? आप फैज़ बख्श को दें, वो संभाल लेगा। मुझे यकीन है उस पे अभी तक जिम्मेदारी नहीं पड़ी है, इसीलिए इतना बेपरवाह बिना घूमता है। वो घर का बड़ा बेटा है, अमन का बाप है, वो सब संभाल लेगा, आप देखिएगा। शाहीन बेगम को राजपाट की आदत हो गई थी। जब तक उनकी नज़रें में अमन कुंवारा था उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए उसके सरपंच बनने से। लेकिन अब उन्हें इल्म था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी कोई सीधी सादी लड़की नहीं जिस पर वो आराम से बैठकर हुकूमत कर ले, बल्कि जुनैशा बख्श चौधरी है, उन्हीं की पोती जो दिन में तारे दिखाने जानती है। अगर अमन सरपंच बना तो यकीनन हवेली की चौधराइन जूनी बन जाएगी। कुल्हाड़ी मारने का मुतरादिफ है। एहसन को हमने यही पैसे खिला खिला कर डिग्रियाँ दिलवाई हैं। वो चला आएगा कारोबार को। एक फ़हीमी था जो थोड़ा काबिल था, लेकिन वो भी जाके अमन के साथ मिल गया है। गुस्से से लाल पीले होते ना जाने कैसे बेटे जने हैं तूने। एक भी काम का नहीं। इब्राहिम बख्श मुकाबिल पर बिगड़ने को थे। वैसे तो बड़ी मूछे को ताव देकर मेरे बेटे किया करते थे। आज उन निकम्मों को मेरे सर पर मार रहे हो। वो फ़ौरन ही एक हाथ कमर पर टिकाकर लड़ने वाले अंदाज में गोया हुई थी। सारी गलती तुम्हारी है। गाँव में किसी को नहीं पता था जूनी भागी है। चुपचाप जूनी और अमन का निकाह करा देते और सब सही हो जाता। अमन कभी बगावत पे न उतरता, लेकिन तुमने मुझे जूनी व अमन का निकाह कराने से मना किया। अब देखो क्या वक्त देखना पड़ रहा है। अमन जूनी की खातिर गले को आ गया है हमारे। इब्राहिम बख्श अपनी जगह से खड़े हुए उनके रूबरू आकर गज़बनाक होकर चीखे थे। मुझे क्या पता तुम्हारा पोता इतनी उल्टी खोपड़ी का निकलेगा। मर्द को तो सिर्फ औरत का जिस्म चाहिए होता है। वो तो दे दिया था हमने उसे। पता नहीं उस उल्टी खोपड़ी को क्या सूझी कि निकाह भी कर लिया और अब चाहता है कि हमारे सरों पे लाके उसे बैठा दे। गलती सारी हमारी है। हमें तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम औरतें होती ही नाकिसल अकल हो। हर मर्द को एक ही लकड़ी से हाँकने वाली। वो उल्टी खोपड़ी नहीं है। वो शुरू से ही जूनी के लिए वफ़ादार है, इतना वफ़ादार कि एक औरत को कमरे में रख के उसे छुआ नहीं, उल्टा उसे अपनी बहन बना के रखा और आखिर में शहरोज़ से ब्याह दिया। ऐसा नहीं था कि इब्राहिम बख्श नहीं जानते कि शहरोज़ और आफिया की शादी हुई है। उन्हें बानो ने खुद बताया था ताकि वो कोई एक्शन ले शादी के ख़िलाफ़, जो कि बानो को लगता था कि वो आफिया है जिसकी वजह से उसके बेटे ने उसे वापस हवेली छोड़ा है। लेकिन इब्राहिम बख्श अमन को नहीं छोड़ना चाहते थे। अमन उनके नज़दीक सोया हुआ शेर था।
जिसे जगाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ न था। जब वो दिल लगाकर इनके कारोबार को संभाल रहा था दिन रात, तो फिर क्या ज़रूरत थी उन्हें इस नौजवान के किसी भी किस्म की कोई पंगा लेने की। इसीलिए ऐसा जाहिर किया कि उन्हें कुछ इल्म ही ना हो इस मुतालिक। आदमी भी बड़ा तेज़ होता है, बाप दादाओं के रस्म और रिवाज भी निभाता है जिससे मैं उसका फ़ायदा हो फ़कत। हाँ, सारी गलती मेरी है, सारा वबाल मेरे सर पर डालकर अब तू वो गुस्से से सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ कहती कमरे से निकल गई थी। जब वो चीखें सीढ़ियों से उतर रही थीं तो उनकी नज़र जुवेरिया पर गई, जो सीढ़ियों पर खेलती हुई नज़र आ रही थी। उस बच्ची को खेलता देख जैसे आग लग गई हो सीने में। तेज के आलम में उन्होंने उसे सीढ़ियों से फेंकने की नीयत से पीछे से लात मारी। वो अपने जुलाब में हर हद पार कर गई थी। आज ओप्स कितनी ख़राब है। ये भी ख्याल न किया कि वो नन्ही सी बच्ची कितनी बुरी तरह गिरेगी। लेकिन जिस लम्हे उन्होंने लात मारी, ऐन उसी वक्त जुवेरिया अपने खेल में मगन एक सीढ़ी उतर गई थी और अचानक ही शाहीन बेगम का पाँव स्लिप हो गया जिस पर वो जमे खड़ी थी। अगले ही पल वो सीढ़ियों से लड़कती हुई नीचे तक आई थी। लो जी, जैसी करनी वैसी भरनी। सीढ़ियों पर लगे टाइल्स का कोना उनके सर पर टकराया था और सर से खून बहने लगा था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ को खुद महसूस किया था, इतना होश था उन्हें। जुवेरिया क्योंकि बच्ची थी तो खून को देख डर गई और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू होने लगी थी, जिसकी आवाज़ पर मुलाजमीन उसे देखने आए। जब मुलाजमीन ने शाहीन बेगम को अपने ही खून में लथपथ फर्श पर पड़ा देखा तो फ़ौरन ही शऊर मचा दिया था। 2 पल की ज़िंदगी का एतबार नहीं और तैयारी 100 बरस की किए बैठे हैं हम नादान। दैट्स ट्रू। शाहीन बेगम का जहन काम कर रहा था जबकि बाकी जिस्मानी असासा सुन पड़ चुके थे। वो बेड पर लेटी हुई थीं जब उन्हें शमीम बेगम अपने बेड के पास नज़र आईं। तूने मेरी पोती को मारने की कोशिश की? तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती तू किस तरह करेगी? तू किस तरह गिरी है? ऐसे भी क्या नफ़रत औरत ज़ात से कि तूने उसके कम उम्री का भी लिहाज ना किया, जबकि तू खुद एक औरत है। अगर मेरी पोती को आज कुछ हो जाता ना तो यकीन जान मैं तेरा सीना चीर देती। शमीम बेगम शुरू में तो जुवेरिया को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में उन्हें अपनी पोती भी प्यारी लगने लगी थी और वक्त के साथ साथ जुवेरिया ने भी उनके दिल में घर कर लिया था। अभी वो अपनी पोती पर जान छिड़कती थी। शाहीन बेगम ने जब जुवेरिया को लात मारने की कोशिश की थी तब शमीम बेगम वहीं मौजूद थीं। वो अपनी पोती को बचाने के लिए भागी ही थीं कि उन्होंने देखा कि बजाय उनकी पोती के गिरने के खुद शाहीन लुढ़क गई थी। याद है तुझे अम्मा, तूने एक बार कोमल से क्या कहा था? बस शमीम बेगम का इतना कहना था कि शाहीन बेगम की आंखें हैरत और खौफ से फैली थीं। वो हिलना चाहती थी, भगाना चाहती थी, मगर उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में इस लम्हे खौफ उभर आया था अपनी जान को लेकर। वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे शमीम बेगम ने कोमल की आंखों में देखा था। तूने कहा था बहुत जी लिया तूने, अब सुकून से मर जा। आज मैं तुझे कहती हूँ बहुत जी लिया अम्मा तूने, अब सुकून से मर जा। बस इतना कहते ही उन्होंने तकिया उठाकर उनके मुंह पर रख कर सांस घुटना शुरू कर दिया था। ओप्स। बस कुछ मिनट बाद ही शाहीन बेगम के हाथ लटक गए थे नीचे की जानिब। सबके सब एक से हैं। शमीम बेगम ने फ़ौरन ही उनकी नाक के नीचे उंगली लगाई। जब मुतमईन हो गई कि सांसें नहीं ले रही है तो चादर उनके मुंह तक उड़ा दी और ज़ोर ज़ोर से वाविला करना शुरू कर दिया था, अपने सीने पर हाथ मारते हुए। हाय मर गई माँ, हाय मर गई अम्मा, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरी अम्मा मर गई। उनके वाविला करते ही शाहमीर और शहरोज़ जो बाहर ही खड़े थे फ़ौरन ही अंदर आए थे। शाहीन बेगम का खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था, इसलिए शाहमीर, शहरोज़ और शमीम बेगम उन्हें जल्दबाजी में गाड़ी में बैठा कर ले आई थी। बाकी सब अभी आ ही रहे थे अस्पताल के जानिब जब उन्हें शाहीन बेगम के इंतकाल की खबर मिली। शाहीन बेगम की अचानक मौत ने जैसे ज़ूनी के जुमलों को इब्राहिम बख्श के दिलो दिमाग में दवाम बख्शा था। बस कर दादा, कब्र में पाँव लटके हैं तेरे, गलाज़त को पेट में लिए तू ज़मीन पर अकड़ के किस बात पे चलता है? क्या भूल गया है तुझे एक दिन मौत आनी है? खुद को खुदा ना समझ और ना ये समझ कि तू ज़िंदगी भर यहाँ ज़िंदा रहकर हुकूमत कर सकेगा। क्या भूल गया है फ़िरौन के अंजाम को? डर मेरे खुदा से, डर उन लड़कियों की बददुआओं से जो तेरा दमन पकड़ लेंगी रोज़े महशर, जिनके जानों पे तूने नाहक जुल्म किया है। क्या तूने नहीं पढ़ा कुरान में कि औरतों के मामले में खुदा से डरो? डर मेरे खुदा से ज़ालिम, डर उस खुदा से जिसकी लाठी बेआवाज़ है। क्या तूने नहीं जाना नमरूद के हशर को जो एक मच्छर से हलाक हो गया था? अब उसके जुमले रूह को
हर वक्त झंझोड़ते मालूम होते थे। वो जाहिर नहीं करते थे लोगों के सामने, लेकिन अकेले में अब उन्हें खौफ आने लगा था। अपनी दादी के अचानक इंतकाल के सबब अमन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसने जूनी को बता दिया था इंतकाल के मुतालिक, लेकिन उसे अपने साथ लेकर हवेली नहीं आया था। 2 माह बाद अमन को उसके दादी की कॉल मौसूल हुई थी। दादा, जूनी के मुखातिब करते ही दूसरी जानिब उसने जूनी की आवाज़ आने लगी थी। वो दोनों ही मियाँ बीवी एक दूसरे को हसरत से देखने लगे थे। वो दोनों मियाँ बीवी हर चीज़ की तवक्का कर सकते थे, डराने की, धमकाने की, गुस्सा करने की, इमोशनली ब्लैकमेल करने की, मगर जिसकी कभी तवक्का नहीं कर सकते थे वो था उनका रोना, इब्राहिम बख्श का रोना। लड़की, तेरे अदा किए जुमले मेरी मौत हैं। मेरी आंखें भूल नहीं रही, मैं उन्हें भूल नहीं पाता। मेरा ज़मीर इन्हें भूल नहीं पाता। मैं भगाता हूँ मगर राह नहीं पाता। मैं भागता हूँ मगर राह नहीं पाता। मैं ऐसा ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं ऐसा मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि खौफ आता है मुझे इससे। ऐसा खौफ जो मुझे दिन में चैन लेने नहीं दे रहा, ना रात में सुकून। कभी कभार रात को तेरी मुझे अपनी दिल की तारीकी के आगे कुछ भी नहीं लगता। अब तो बता मैं क्या करूं? वो राह दिखा जिससे मेरे दिल को सुकून मैसर आ जाए। उनके उदास अदा किए जुमले जूनी के रोए रोए को खड़ा कर गए थे। उसके तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं गुजरा था कि उसके अदा किए जुमले इब्राहिम बख्श के ज़मीर को झंझोड़ जाएंगे। ये उसका कमाल नहीं था, यकीनन ये उस पाकज़ात का कमाल था। वो जिसे चाहता है राह दिखाता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। इसीलिए उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। तुझे तो खुश होना चाहिए कि खुदा ने तुझे मोहलत दी है मौत से पहले। इसीलिए उसे मोहलत को गनीमत जान और वो काम कर जा कि तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून मैसर आ जाए। खुदा बड़ा माफ़ करने वाला है। तो माफ़ी मांग, मेरे सामने ना रो। मैं गुनाहगार बंदी भला तुझे क्या दे सकती हूँ? इस ज़ात के सामने रो जिसने तुझे मोहलत दी और वक्त रहते शऊर से नवाजा। वो ख़ुद भी कोई नमाज रोज़ी की पाबंद लड़की नहीं थी, लेकिन जब इब्राहिम बख्श को रोता सुना, उसे जैसे पत्थर दिल आदमी को माफ़िया मांगते सुना, तो मानो दिल को कुछ हो गया। वो नसीहत सिर्फ उसने इब्राहिम बख्श को नहीं की थी, वो नसीहत उसने ख़ुद पर भी लाजिम जानी कि अभी वक्त है, अभी मोहलत है। इस मोहलत को गनीमत जाने और नेकी अमल कर जाएं। ऐसे नेक अमाल जो ऐसी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी से हमकिनार करें। वो कानून जो पैमान है अपने सरपंच बनने पर नाफिज किए थे, वो कानून जो अमन ने अपने सरपंच बनने पर नाफिज किए थे, वो इब्राहिम बख्श ने दूसरे दिन ही पूरे गांव में नाफिज कर दिए। हवेली के सारे कनीज़ों को आज़ाद कर दिया, जबकि बानो और एहसन बख्श का निकाह कराया। उन्होंने सरपंच की कुर्सी अमन को पेश की, लेकिन अमन ने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास वक्त नहीं है। इब्राहिम बख्श ने अपनी सारी जायदाद अमन, शाहमीर, शहरोज़, जुनैशा और मरियम के दरमियान तकसीम कर दी और शहरोज़ को अपनी जगह गांव का नया सरपंच मुकर्रर किया। पहले उन्होंने सरपंच बनने की दावत शाहमीर को दी, लेकिन उसने साफ अपनी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। शहरोज़ कभी भी अपने साथ आफिया को नहीं लाता था गांव में। जब कनीज़ों के मामलात तमाम ख़त्म हो चुके थे, 1-2 बार इब्राहिम बख्श ने ख़ुद भी कहा कि आफिया को ले आए। वो अब इस घर में बहू है, लेकिन वो नहीं लाया फिर भी, क्योंकि उसे अपनी बीवी दिल और जान से प्यारी थी और वो नहीं चाहता था उसकी जान पे कोई ख़तरा पड़े। जुवैरिया के 5 साल के होते ही मरियम दोबारा पढ़ने लग गई थी। उस नन्ही परी का ख्याल मरियम की गैर मौजूदगी में उसकी दादी रखा करती थी। मरियम ने आलियान को खुद कॉल की एक दिन। आलियान हर बार की तरह उससे माफ़ी मांग रहा था। इस बार उसने माफ़ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आलियान उसका इंतज़ार करता रहे, वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़े। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। शादी को पूरे 7 साल गुजर गए थे। इस दौरान उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, बहुत कुछ बदला, लोगों के नज़रिए, एहसासात, ख्यालात, ख्वाब, मगर जो ना बदला उस दौरान वो था अमन की दीवानावार मोहब्बत। जूनी ने एक बार मौका पाकर अमन से बात कर ही ली कि टेस्ट कराने की, और उसकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स मुकाबिल के रिएक्शन में हरगिज़ बरहमी ना थी। ये ना था कि मैं मर्द हूँ या मर्द की मर्दानगी पे कोई गाली आ जाएगी। वो वाकिफ़ था कि जूनी के टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, इसीलिए अगर उसके जानिब से कोई मामलात थे तो वो टेस्ट करा के देख लेना चाहता था। उसने इस बात को बहुत ओपन माइंडेडली कबूल किया था कि अगर इसका इलाज कराना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो देख सकता था अपनी प्यारी बीवी की दिन ब दिन बढ़ती औलाद की ख्वाहिश को। लेकिन उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। वो डॉक्टर का कहना था कि खुदा की जानिब से ही देर है। यकीनन वो जिसे चाहे रहमत दे, जिसे चाहे नेमत दे और जिसे चाहे दोनों से नवाज दे। अमन ने बहुत ज़िद करके आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी लगा ही दिया था दोबारा पढ़ने के लिए। उस लड़की ने अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की जहाँ से छोड़ी थी।
वैसे तो अमन पार्टीज़ में बहुत कम ही जाता था, अगर कभी अटेंड भी करता तो जूनी के साथ ही करता था। पूरी दुनिया जानती थी कि वो बंदा अपनी बीवी के लिए कितना वफादार व पागल है। बहुत खूबसूरत लग रही हो जू। माना उनका निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन शादी की सालगिरह वो हमेशा लोगों के सामने बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। अमन सिर्फ उसे एक दिन के लिए पूरे महीने तैयारी करता था, हत्ता कि जूनी के कपड़े भी वो खुद डिज़ाइन करवाता। वाह यार, वो उसके सामने लाल शरारे में दुल्हन के रूप में खड़ी थी, जिसे देखने के बाद एक लम्हे अमन सिर्फ उसके दिन के लिए पूरे महीने तैयारी करता था, हत्ता कि जूनी के कपड़े भी वो खुद ही डिज़ाइन करवाता था। वो उसके सामने लाल शरारे में दुल्हन के रूप में खड़ी थी, जिसे देखने के बाद एक लम्हे के लिए वो अपना सांस लेना तक भूल बैठा था। अमन ने आहिस्ते से उसके कान के पास आकर सरगोशी की। फिर एक गहरा सांस भरकर, बात कब ख़त्म हो गया ये सब कुछ, मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे मेरे कमरे की बहुत याद आ रही है, खासा बेसब्री से शौकी भरे अंदाज में कहता वो एक आंख विंग कर गया था। उस हसीन नौजवान की दो मायने बातें के मतलब समझते ही वो टमाटर की तरह लाल हो गई थी, मारे शर्मिंदगी के। मुझे कबूल है। सालगिरह के दिन वो अपनी बीवी से हर बार तजदीद निकाह करता और ये लम्हा उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा लगता था, जब वो उस खूबसूरत दिलरुबा को कबूल करता था अपने निकाह में फिर से, और वो लड़की जो उसकी जान है वो उसे कबूल करती दिखाई देती थी फिर से। अमन की कामयाबियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ना जाने वहाँ भी कितनी आंखें मौजूद थीं जो उन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन अमन बख्श की मोहब्बत अलग ही लेवल की थी। उसे जूनी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था, मानो इन सालों में कितनी ही बार उसके वालिदैन, चाचा चाची, दादा, करीबी दोस्त, यार, हत्ता कि एक बार आफिया तक ने अपने भाई की मोहब्बत में आकर उसे दूसरी शादी का कहा था ताकि वो औलाद की खुशी देख सके, मगर उसके जवाब सबके लिए एक ही था, चलो फ़र्ज़ करो दूसरी शादी कर लेता हूँ और फिर उससे भी औलाद ना हुई तो फिर कोई गारंटी दे सकता है मेरी उससे औलाद हो जाएगी? उसके लिए खुशी का दूसरा नाम ही जुनैशा बख्श चौधरी था। माना औलाद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर उसे खुदा ने ना दी तो वो उस पर भी बाखुशी राज़ी था, क्योंकि उसके नज़दीक खुदा ने उसे उसकी वो मोहब्बत दे दी थी जिसके लिए वो जीता था, और वो उसे अपने लिए और ख़ुद को उसके लिए काफ़ी समझता था। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, मेरा जान भी तू। फोटोग्राफर के कहने पर उसे नरमी से जूनी का हाथ पकड़कर दूसरा हाथ अपने कमर के पीछे कर उसे गोल घुमाया था। इस लम्हे जो जुनैशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो इस कदर दिलफरेब थी कि अमन दीवाना वारों से तकने लगा था। मैम, छोटा मुंह बड़ी बात, आपको नहीं लगता सर बहुत तनहा से हो गए हैं? वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी जब उसकी मुलाजमा लचकदार लहजे में गोया हुई। ओह, जूनी समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाहती है। हर कोई उसे औलाद ना पैदा करने के सबब बेचारगी से निगाहों से देखता था। पहले वाली जुनैशा होती तो यकीनन वो गमज़दा हो जाती, मगर इंजीनियरिंग की फील्ड में अपने कमालात और जौहर दिखाने वाली जुनैशा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो जानती थी ज़िंदगी सिर्फ शादी करना और औलाद पैदा करने का नाम नहीं है। वो अपना काम करते करते रुकी और होठ गोल करके उस मुलाजिमा की जानिब मुतवज्जा हुई थी। उसने सरता पाँव उस मुलाजिमा को बगौर देखा था। वो लड़की खासा खूबसूरत और कम उम्र नज़र आ रही थी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल गुजर चुके थे। इतना बड़ा कारोबार है उनका और बच्चे नहीं हैं। हमारे गांव में जब ऐसा होता है ना तो बीवी अपना दिल बड़ा करके मर्द की दूसरी शादी करा देती है। जूनी ने जवाब में कुछ ना कहा सिवाय मुंह बनाने के, तो मुकाबिल को हौसला मिला और वो मज़ीद अपनी बात कह सकी। ओह, तो तुम चाहती हो मैं अपने मर्द की दूसरी शादी करवाऊँ तुमसे? जूनी ने आंखें टिमटिमाते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाए दांत पीसते हुए इस्तफसार किया था। मैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो फ़ौरन ही बौखलाहट का शिकार हुई। उसे जूनी से इतना डायरेक्ट जवाब की उम्मीद ना थी। इस मुलाजिमा को लगा था जूनी उसे बांझ औरत की तरह उसकी बात सुनने उदास हो जाएगी, रंजीदा सी, गमज़दा सी, और फिर उसकी बात पर गौर करेगी, मगर उसका बैड लक वो और औरतों की तरह नहीं थी, जहाँ झम जाने वाली या रोने वाली या उदास चेहरा बना लेने वाली। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी खुद पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ अमन की मोहब्बत के सबब नहीं बल्कि उसके अपनी काबिलियत की वजह से भी था। बच्चे नहीं तो क्या,
मैं खुद काफ़ी हूँ अपने मर्द के लिए। वो अब मानती थी कि बच्चों के आगे जहाँ और भी है, वो क्यों उसके लिए रोए जो खुदा ने उसे नहीं दिया, बजाय उसके लिए शुक्रगुजार हो जो उसे खुदा ने दिया है। जूली ने एक गहरा सांस लिया। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपने शौहर पर उठती किसी दूसरी औरत की निगाह नहीं। हाथ में पकड़ा स्क्रू ड्राइवर नीचे टेबल पर फेंक वो एक जस्त में खड़ी होकर उस लड़की तक पहुंची। अगले ही पल उसकी कोने में कैद बालों को जड़ों से पकड़कर खींचती हुई उसे बाहर ले जाने लगी थी। सारे मुलाजमीन ये मंजर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इन 10 सालों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी आज तक कि इस शेरनी से ये कहने की कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दे। अमन की माँ तक ये बात जूनी के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। इतना रौब था, वह दबदबा था उस लड़की का। वो शेरनी चीर फाड़ देगी, कोई बोल कर तो दिखाया उसको ज़रा। सब जानते थे जूनी पागल है अमन के पीछे। जूनी ने उसे मेन गेट से बाहर फेंका। वो रोड पर जाकर मुंह के बल गिरी थी। दफ़ा हो, आइंदा अगर मेरे घर के करीब भी नज़र आई ना तो यकीन जान गोली मार दूंगी तुझे। बड़ी आई मेरे शौहर की दूसरी शादी कराने वाली। वो भिपर कर चीखी थी, फिर अपने हाथों पर ना देखने वाली गर्द को झाड़ते वापस मुड़कर अंदर चलती थी। बे औलाद जोड़ों को इतना औलाद की ख्वाहिश नहीं मारती जितना लोगों के कह कहकर मार देते हैं। खुदा ताला कभी किसी को जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। आप अक्सर देखेंगे जिन जोड़ों की औलादें नहीं होती वो खुद एक दूसरे के लिए ही काफ़ी होते हैं। उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, ख़ास तौर पर मर्द की जानिब से, कि शादी को 10 साल गुजर जाते हैं मगर वो दूसरी शादी का सोचता तक नहीं है। यानी अगर खुदा ने औलाद की नेमत आपके लिए नहीं दी तो उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके शरीक हयात की जानिब से नवाजा है। इसकी बेलौस मोहब्बत, ईमानदारी और आपके लिए वफ़ादारी, क्या ऐसे आप कम नेमत गुमान करते हैं? आप नहीं जानते आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, मगर वो जानता है, इसीलिए उसके फ़ैसलों में राज़ी है। खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए बीबी हवा को पैदा किया था सिर्फ, यानी वो दोनों काफ़ी थे एक दूसरे के लिए। औलाद तो बहुत बाद में आई, जब उन्हें दुनिया में भेजा गया था। इंसान को खुदा की इबादत के लिए पैदा किया गया है, उसे राज़ी करने के लिए, लेकिन ये इबादत व रज़ा सिर्फ जानमाज़ पर बैठकर सजदे कर लेने तक महदूद नहीं है। उसकी मखलूक से मोहब्बत करना और उनके काम आना, उनकी तकलीफ़ों से दूर करना, कभी इसकी तरह उसकी रज़ा में शामिल करना भी उसकी रज़ा में शामिल है। ज़रूरी तो नहीं हर इंसान से खुदा नस्ल संवारने तक का काम ले, बिल्कुल नहीं। वो कुछ खुश नसीबों को उससे बड़े काम लेके मखसूस करता है और उसकी नस्ल संवारने व पालने बड़े काम लेता है जिसमें मखलूक की खिदमतें शामिल हैं। अगर दुनिया में हर कोई हमारी दकियानूसी सोच के मुताबिक सिर्फ मोहब्बत करने और शादी के लिए बच्चा पैदा करके छोटी मोटी नौकरी कर और खूबसूरत सा घर बनाकर खुश रहने तक ज़िंदगी को महदूद समझ ले तो यकीन जानिए दुनिया नहीं चल सकेगी। जूनी ने दौरान तालीम ही पानी से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और सिर्फ कुछ साल बाद उनके गांव में हर घर रोशन हो गया था। इस लड़की की काबिलियत व होशियारी व जहानत के तोता बोलने लगा था ज़माने में। तालीम मुकम्मल होते ही उसे बाहर की कंपनियों से जॉब की ऑफ़र्स मिलने लगी थी, लेकिन वो अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करना चाहती थी। फिर अपने काले बिल्ली को छोड़कर जाना, ना वो कोर्ट से केस जीतकर फ़खराना अंदाज में चलता हुआ बाहर निकला तो उसकी निगाह पहले सीढ़ी से उतरती ही धूप में चमकते गुलाब के फूलों की गुलदस्ते पर गई थी। उस हैंडसम लड़के के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब से मुस्कुराहट रक्सा हुई। वो अब तेज़ी से चलता हुआ गुलदस्ते तक पहुंचा था। सरप्राइज़ बाबा! उसके गुलदस्ते के पास पहुंचते ही एक हसीन व छोटा सा क्यूट सा चेहरा उस गुलदस्ते के पीछे से नमूदार हुआ। शुक्रिया जाने बहार व जाने मन। वो बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी की पेशानी चूमता उसके पीछे खड़ी अपनी बीवी चश्मिश को देखने लगा था। मरियम की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और वो इन दिनों अपने ही शौहर के पास ट्रेनिंग पर थी, क्योंकि उसके बैकबेंचर शौहर इस वक्त पूरे मुल्क का टॉप वकील कहलाने लगा था। ओह वाह! वो हसीन व ज़हीन लड़का कभी कोई केस नहीं हारा था, उससे बोलने व दूसरे की ज़बान पकड़ने का फ़न आता था। वो हमेशा खामोश रहा करता था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की थी। मरियम उसके साथ अब हर वक्त रहा करती थी, इसीलिए वो अब उसे बहुत बहुत बेहतर तरीके से जानने व समझने लगी थी। वो जानती थी वो एक बहुत गहरा शख्स है जिसके पास इल्म है। वो इल्म नहीं जो सिर्फ किताबों में मिलता है, जिन्हें रट्टा लगाकर याद कर लिया जाता है। नहीं, उसके पास वो इल्म था जो अपने इर्द गिर्द के मामलात व हालात पर गौर व फिक्र करने से मिलता है, वो चाहे दुनिया हो या दीनी हो या दुनियावी।
मैं तो मना कर रही थी सर, लेकिन आपकी बेटी ने ज़िद की तो मुझे मजबूरन लाना पड़ा। सॉरी सर। मरियम अपने वर्किंग आवर्स में हमेशा उसे बहुत प्रोफेशनली अंदाज में बात किया करती थी। इट्स ओके। मरियम नहीं जानती वकील की ड्रेसिंग में कितनी सेक्सी लगती थी वो उसे। यही वजह थी कि उस दिलनशीन को देखते ही शामिर की आंखें चमकने लगती थी। वो किचन के काउंटर पर बैठ कर सुकून से कॉफ़ी पी रही थी जब अचानक से उसके कंधों पर आकर किसी ने थोड़ी जमाई थी। अकेले अकेले कॉफ़ी, शिकवे भरे लहजे में गोया हुआ था। वो मुझे केस पर काम करना था ना, इसीलिए नींद भगाने के लिए पी रही थी। बस शामिर का थोड़ी जमाना था कि उसकी मीठी सी महक मरियम के नाक को लगी थी। ये खुशबू, ये महक, ये उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू लगा करती थी। इस महक का ज़ेर असर वो अपने दिल को जकड़ता हुआ पाती थी आज भी। मेरा भी दिल चाह रहा है चखाना। इसके कहते ही मरियम ने हल्का सा अपना हसीन चेहरा उसकी सिमत कर कॉफ़ी का मग उसके जानिब किया था। लो, बजाय कॉफ़ी का मग मुंह से लगाने के वो नरमी से उसके होठों को चूम गया था। काफ़ी मीठी है। होठों को ज़बान पर फेर कर लिज़्ज़त भरे लहजे में कहता उसकी जानिब शरारत भरी आंखों से तक मुस्कुराकर गोया हुआ था। मरियम और शामिर अब शहर में अपने नए खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट में रहा करते थे शमीम बेगम के साथ। शमीम बेगम किसी सूरत बानो को अपनी सौतन मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। यही सबब था कि उनकी और एहसन बख्शी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ शहर चली आई थी रहने। अब वो यहाँ रहकर हर वक्त अपनी पोती को संभालती। उनके जुवेरिया के साथ होने से शामिर और मरियम भी मुतमईन रहा करते थे। अच्छी लगी? माना उसके गाल शर्मिंदगी से लाल पड़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस टॉपिक को जारी रखे हुए थी। बहुत मुकाबिल भर्राई हुई आवाज़ में उसके कान के पास मुंह लाकर गोया हुआ था। तो मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकती हूँ मिस्टर शामिर, लेकिन आपको तो पता ही होगा, पर हर चीज़ की एक कीमत होती है। इतना कहते हुए उसने अपने काउंटर पर रखी फ़ाइल को शामिर की नज़रों के आगे किया। मुकाबिल के होठों की मुस्कुराहट फ़ाइल को देखते ही गहरी हुई थी। ये वही फ़ाइल थी जिसमें अनगिनत गलतियाँ निकाल कर उसने मरियम को फ़ाइल डपट कर दोबारा पकड़ा दी थी, ये कहकर कि इसे सही करके लाए। उसे अपना बेवक्त का रोमांस बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सोच वो सीधा खड़ा होकर अपनी आईब्रो की साइड पर शहादत की उंगली से खुजाने लगा था। क्या हुआ, कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगी कि इसके लिए थोड़ी मेहनत कर ली जाए? मरियम खासा प्लेफुल अंदाज में पूछ रही थी। ओके डील, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मैं बता दूं, मुझे पूरी कॉफ़ी का मग चाहिए। एक दो सिप से मेरा कुछ नहीं होना। इस लड़की की चेयर को अपनी जानिब घुमाकर दोनों हाथ उसके सीट पर जमा कर उसके समेत झुकता, आंखों में आंखें डाल जुमाइने अंदाज में एक एक लफ्ज़ जता कर गोया हुआ था, जिस पर मुकाबिल मुस्कुराने लगी थी। जैसे आप चाहें सर, अपने नीचे के होठ को चबाते प्लेफुल अंदाज में जवाब दिया था। मरियम अब पहले जैसी भोली भाली नहीं रही थी शामिर की निगाह में। अब वो बहुत ही चालाक व शरारती हो चुकी थी और वो इसी तरह अपने सारे काम उससे निकलवाती थी। वो लड़का जो कोई केस नहीं हारता था, अपनी बीवी के आगे रोज़ाना हार जाता था, या यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसे अच्छा लगता था अपनी बीवी से हारना। मरियम अपने ऑफिस के सारे बदले रात को घर आकर उससे चुन चुन कर लिया करती थी। ओके डन, मिलते हैं 2 घंटे बाद। वो थके हारे लहजे में फ़ाइल उठाता स्टडी रूम की जानिब बढ़ने के लिए मुड़ा था। वैसे आई लव यू। अभी वो एक कदम भी ना चला था कि मरियम ने उसके हाथ पकड़कर रोक बड़ी मोहब्बत से इजहार किया था। लव यू टू चश्मिश। उसकी पेशानी को शिद्दत उल्फत से चूम कर कहता वो फ़ाइल लेकर चल दिया था। मिलते हैं 2 घंटे बाद। ओके। वो मुस्कुराए और फिर अंगड़ाइयाँ लेती हुई बोली थी, चलो शुक्र, अब मैं 2 घंटे तक आराम से सो सकती हूँ। आफिया स्टोर की सफाई कर रही थी जब पुराने कपड़ों में को मुलाजिमा को देने की नीयत से निकाला। अभी वो कपड़े देख ही रही थी कि उनमें से एक के जेब में से इयररिंग्स की जोड़ी निकली थी। ये वही थी जो शहरोज़ ने आफिया के लिए बहुत सालों पहले ख़रीदे थे जब वो जूनी के साथ शॉपिंग पर गया था। आफिया उन्हें देख गुमान करने लगी कि शहरोज़ ने किसी दूसरी लड़की के लिए ख़रीदे होंगे जो शायद किसी वजह से उसे दे ना सका हो। रात में जब शहरोज़ घर वापस लौटा तो उसे आफिया के मूड ऑफ महसूस हुआ था। उस्मान, कुछ हुआ है क्या आज? ये आपकी मामा मुझसे ठीक तरह बात क्यों नहीं कर रही? दोपहर में ही तो बात हुई थी उससे, तब वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक क्या हुआ जो उसका मूड इतना ऑफ हो गया? मामा को आपके कपड़ों में से इयररिंग्स मिले थे शायद, इसीलिए। छोटा उस्मान अंदाज़न गोया हुआ था। इयररिंग्स? शहरोज़ उलझा था। इतने साल गुजर गए थे
उसे कैसे याद होता इन इयररिंग्स के बारे में? आफिया वो बात करना चाहता था उस मुतालिक, लेकिन आफिया उसके सुनकर भी अनसुनी करती उस्मान को सुलाने के लिए चली गई थी। वो उस्मान को उसके कमरे में सुलाकर लौटी तो आज शहरोज़ को अपना मुंतज़र पाया था, वरना वो अक्सर इतना थका हुआ होता था कि सो ही जाया करता था। ये इयररिंग्स तुम्हारे कपड़े में से मिले हैं। उसने बेड की साइड दराज से निकाल कर शहरोज़ की जानिब बढ़ाए। वाओ, ये इयररिंग्स! उसके लहजे में खुशी और हैरत उभर आई थी, जबकि मुकाबिल उसके रिएक्शन देख मज़ीद रंजीदा हुई थी। वो बहुत पॉजेसिव थी शहरोज़ को लेकर, उससे इस कदर पॉजेसिव कि उसने शहरोज़ को फ़ीमेल सेक्रेटरी रखने नहीं दी थी। वो नौजवान बहुत कम उम्र सरपंच था गांव का। यही वजह थी कि गांव के ना जाने कितने ही लड़कियां अपने दिल फेंकती थीं उसके आगे। एक दो ने तो ख़त के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, जिसके बाद आफिया को पॉजेसिवनेस मज़ीद बढ़ी थी। आफिया बहुत आम सी शक्ल व सूरत की लड़की थी अपने नज़दीक। जब वो एक बार शहरोज़ के ऑफिस गई तो वहाँ मौजूद खूबसूरत लड़कियों के स्टाफ को देख वो खासा कमतरी महसूस करने लगी थी। शहरोज़ बहुत अच्छे से वाकिफ़ था आफिया की शख्सियत से। उसे अपनी मोहब्बत खोने के बाद मिली थी, इसीलिए वो बहुत कदरदान था उसका। यही वजह थी कि जब आफिया ने उसे फ़ीमेल सेक्रेटरी को हटाने का कहा तो उसने फ़ौरन ही हटा दी, बगैर कोई बहस किए। किसके हैं ये? निहायत तीखे लहजे में इस्तफसार किया था। कूल डाउन बेबी, तुम्हारे लिए ही लिए थे बहुत सालों पहले, मगर तुम्हें दे ना सका, वो मुस्कुराते हुए बताने लगा था। मेरे लिए? खासा हैरत से। तो और किसके लिए लूँगा? मुझे क्या पता, होगी तुम्हारी कोई माशूका, मुँह बसोर कर कहा था। बेबी, कसम ले लो जो तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग रखी हो। इयररिंग्स लेना तो बहुत दूर की बात ठहरा। उसके बाजू पकड़कर अपने बराबर में बिठाते हुए बड़ी मोहब्बत से गोया हुआ था। झूठ तो नहीं बोल रही ना तुम मुझसे? छोटी आंखें कर बगौर उसे देखते हुए तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार किया था। ना, उसने मुस्कुराकर लापरवाही से अंदाज़ सा इनकार किया था। बल्कि इन्हें मुझे दो ताकि मैं हसरत पूरी करूं। मेरी हसरत पूरी हो इन्हें तुम्हें अपने हाथों से पहनाने की। उस्मान के पैदा होने के बाद आफिया हेल्दी हो गई थी, लेकिन उसका गोल मटोल होना भी शहरोज़ की आंखों को बड़ा भाता था। शहरोज़ दीवानगी के आलम में उसे तकते उसके हाथ से इयररिंग्स लेकर बड़ी मोहब्बत से उसे पहनाने लगा। आफिया की निगाहें अचानक आईने पर गईं। वो देख सकती थी शहरोज़ के चेहरे पर छाई खुशी को, उसके सुर्ख होठों पर बिखरी खूबसूरत तबस्सुम को, जिसे देखने के बाद वो मुतमईन होकर मुस्कुराने लगी थी। मैम, बाहर दरख्त पर ना जाने कहाँ से बिल्ली का बच्चा आ गया है। वो ऊंचाई पर है बहुत। सुबह से उसके म्याऊं म्याऊं करके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। मुलाजमा की बात सुन वो अपना काम छोड़कर बाहर के गार्डन की जानिब बढ़ी थी। बिल्ली का वो बच्चा दरख्त पर काफ़ी ऊंचाई पर देख 1-2 सानियों के लिए जूनी को परेशानी हुई, फिर हिम्मत कर दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गई थी। मैम, आप गिर ना जाएं प्लीज़, संभाल कर। मुलाजमीन का फ़िक्रमंद आवाज़ें मुसलसल उसके कानों की समाज से टकरा रही थी। आह प्यारी कट्टो, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्योंकि बहुत सालों बाद वो दरख्त पर चढ़ रही थी, इसीलिए काफ़ी मुश्किल पेश आई थी। इस बार उसका पाँव भी फिसला, लेकिन हिम्मत न हारी थी। उस बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचकर ही दम लिया। जूनी जब करीब पहुंची तो देखा उस बच्चे के पाँव ज़ख्मी था। शायद यही वजह थी कि वो उतर नहीं पा रहा था। जूनी उसे बड़े प्यार से लेकर वापस नीचे आई। अमन जब घर आया तो अपने बेड पर जूनी की गोद में बिल्ली के डार्क जर्दी रंग के बच्चे को पाया था। ये कहाँ से आया जू? वो देख रहा था जूनी कैसे उसके पाँव पर मरहम लगा रही थी। होंगे वो दुनिया के सामने बड़े बिजनेसमैन व काबिल इंजीनियर, मगर अपने कमरे में वो दोनों एक दूसरे के लिए आज भी जू और काला बिल्ला ही थे। हमारे दरख्त पर फंस गया था ज़ख्मी हालत में, उसने मरहम बहुत एहतियात से लगाते हुए जवाब दिया। ओह, तो किसने उतारा? मैंने। और कौन उतारेगा भला? मुकाबिल लापरवाही से जवाबदा हुई थी, जबकि वो महसूस कर सकती थी इसके जवाब देते ही अमन उसे बरहमी से घूरने लगा है, लेकिन उसने निगाहें न उठाईं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी चढ़ने की? अगर पाँव फिसल जाता तो? या खुदा न खास्ता कुछ। अभी वो बरहमी से बरस ही रहा था कि जूनी ने बड़ी मोहब्बत से निगाहें उठाकर उसके जानिब देखकर कहा था, काले बिल्ले, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? जू, ये जंगली है, पंजा वंजा मार दिया तो? और फिर गंदगी करेगा वो अलग। मुकाबिल तैयार नहीं हुआ था। नहीं करेगा गंदगी, मैं ख्याल रखूँगी, वो हसीन दिलरुबा तेज़ी से बोली थी। तुम्हारे पास वक्त है इसका ख्याल रखने का? अमन से कहीं ज़्यादा अब जूनी बिज़ी रहा करती थी। मैं निकाल लूँगी, प्लीज़ इजाज़त दे दो काले बिल्ले, आखिर तो तुम्हारी फैमिली है ये। चमकते सफ़ेद दांतों की नुमाइश कर शरारत भरी आंखों से मुकाबिल को तकते आखिरी जुमले पर खासा जोर देते हुए कहा था। नहीं, फिर मेरे वक्त में कमी आएगी।
और मैं अपना कीमती वक्त किसी बिल्ली के बच्चे के लिए शेयर नहीं कर सकता। साफ इनकार करता वो उसके बराबर में आकर बैठा था। प्लीज़ काले बिल्ली, दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर तारी किए पप्पी की तरह क्यूट सा चेहरा बनाकर मुकाबिल के जानिब फिर पूरी उम्मीद निगाहों से तकते हुए कहा था। नो। इतनी मेहनत से मुंह बनाने की बावजूद मुकाबिल को एक लम्हा न लगा था सपाट सा लहजे में इनकार करने में। प्लीज़ यार। अमन का हाथ अपने नर्म हाथों में कैद कर इल्तिजाई गोया हुई थी। उफ जू। मुकाबिल ने झुंझलाकर एक गहरा सांस भरा था। वो वक्त था, वो वाकिफ़ था कि जब तक उसे इजाज़त नहीं देगा तब तक वो मिन्नतें करना बंद नहीं करेगी। प्लीज़ यार प्लीज़। अपना सर उस वजीहा मर्द के कुशादा सीने से लगाकर बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। ठीक है, रख लो, झुंझलाकर इजाज़त दी थी। शुक्रिया काले बिल्ली, यू आर द बेस्ट। इसके गाल को खुशी से नरमी से चूमती वो वापस बिल्ली की बच्चे की तरफ मगन हो गई थी। अमन उसे खामोशी से बैठकर बिल्ली के बच्चे से बातें करता हुआ देखता रहा था। वो जानवर कहाँ उसकी बातें समझेगा, अमन यही सोच रहा था बैठकर। मगर सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि वो बच्चा जूनी की ज़बान समझता है। और ये बात उसे हैरान करती थी क्योंकि जब जूनी उसे बुलाती तो वो कहीं भी हो दौड़े चला आता था। अमन मैं गिर जाऊंगी, अमन मैं गिर जाऊंगी, मैंने बहुत वक्त से चलाई नहीं है। अमन जूनी और अपने लिए साइकिल लेकर आया था आज। उसे साइकिल पर बैठाया तो वो चीखने लगी थी। वक्त जो गुजर गया था, बहुत साइकिल चलाए, मैं पकड़े हुए हूँ, नहीं गिरते तुम। हर बार की तरह संभाल लेने के लिए पहले से तैयार खड़ा था वो। आहिस्ता आहिस्ता अमन ने अपने हाथ हटा लिए। वाओ, देखिए काली बिल्ली, मैं चला रही हूँ, अब तुम भी जल्दी आ जाओ, रेस लगाते हैं, देखते हैं पहले मेन गेट तक कौन पहुँचता है। वो बाहर पार्क में घूमने आए हुए थे मगर वापसी अब साइकिल पर रेस लगाते हुए हो रही थी। साइकिल रोको तो सही अपनी, ये चीटिंग है जू। मैं तो अपनी साइकिल पर बैठा तक नहीं हूँ और तुमने चलाना भी शुरू कर दी है। रुको। वो बेचारा आवाज़ें लगा रहा था कि पीछे से, मगर उस शरारती गुड़िया ने कहाँ सुननी थी। अमन फ़ौरन ही साइकिल पर बैठकर तेज़ तेज़ पैडल मारता हुआ उस चुलबुली हसीना तक पहुँचा था। ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है जू, वो बरहमी से जता रहा था अपनी साइकिल उसके साइकिल्स के पास लाकर। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है मेरे प्यारे काले बिल्ले। बस इतना कहकर उसने अमन की साइकिल पर लात मार दी जिससे उसकी साइकिल डिसबैलेंस हुई थी और वो बेचारा नीचे गिरा था। और हाँ, हारने वाला जीतने वाले को आइसक्रीम खिलाएगा, वो खुशी से कहती हुई खनकती आवाज़ में पीछे मुड़कर उस नौजवान की जानिब देख एक आँख विंग करते हुए कहती आगे बढ़ गई थी, जबकि मुकाबिल अपने साइकिल समेत रोड पर बैठा मुस्कुरा रहा था। फिर अपनी पैंट झाड़ता तेज़ी से उठा और दोबारा रेस में शामिल हुआ था। मकसद हार व जीत का ना था, मकसद खुशी थी जो जूनी की खनकती आवाज़ में मौजूद थी। और भला क्या चाहिए था उसे। एक रात वो हसीन नौजवान घर लौटा तो जूनी के सीने पर उस बिल्ली के बच्चे को सोता हुआ पाया था। सिर्फ कुछ माह में ही जूनी उस बिल्ली के बच्चे को ऐसे ट्रीट करने लगी थी जैसे उसका अपना बच्चा हो। तब ख्याल आया कि इंसान के कितने बच्चे रोज़ाना भूखे मरते हैं हमारे मुल्क में, और यहाँ जूनी एक जानवर के बच्चे पर महीने के लाखों रुपए लगा रही थी। कितनी ही अच्छा हो कि वो पैसे जानवर के बच्चे की जगह इंसान के बच्चों को लगे। पहले वो मसाइल से डरता था, लेकिन अब उसे लगा कि नहीं, उसे बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। कितने ही बच्चे इस खूबसूरत व आसाइश भरी ज़िंदगी के ख्वाब देखते हैं जो इस लम्हे एक बिल्ली के बच्चे को मिल रही थी अमन के नज़दीक। हम कहाँ आए हैं? वो उसे यतीम खाने लेकर आया था। वो अपनी आयज़ा को लेने, वो नाम था जो अमन ने अपनी कंपनी का रखा था शुरू से। जूनी वाकिफ़ थी ये नाम वो अपनी बेटी का रखना चाहता था, मगर 10 साल गुजर गए, ये खुशी उनके दामन में ना आई थी। हम बच्चा, खुशी के मारे वो बोल तक ना पा रही थी, उसकी आंखें झलमलाने लगी थीं। हाँ, हम अपनी बेटी लेने आए हैं। मुझे अंदाज़ा है बाद में शरई मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ। इसीलिए जब वो होश संभाल ले तो मेरे सामने दुपट्टा और खुद को ढक कर आए। मुझे यकीन है जब उसका जहन शुरू से बना हुआ होगा तो इसे मुश्किल नहीं होगी, और ना मुझे। और मैंने सोच लिया है, मैं उसकी शादी भी जल्दी कर दूँगा अपनी बेटी की। वो उस हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े अपनी बीवी की जानिब देख मुस्कुराकर गोया हुआ था। कितने ही ख्वाब थे उस नौजवान की आंखों में भी, मगर जूनी ने कभी नहीं देखा था कि उसने इजहार किया हो। वाओ, तुम तो शादी तक का सोचे बैठे हो, वो मुसर्रत भरे लहजे में एक्साइटेड होकर बोली थी। तो चलें फिर अपनी आयज़ा को लेने। अपना हाथ जूनी के हाथ के आगे करते हुए मुस्कुराकर पूछा था। बिल्कुल। जूनी की आंखों में आंसू थे। वो चेहरे पर खुशी अज़बात में सर हिलाती हुई
उसने अमन के हाथ में अपना हाथ दिया, जिसे मुकाबिल ने फ़ौरन ही मजबूती से थाम लिया था। अमन ने पहले ही बात कर रखी थी, इसीलिए उनके अंदर जाते ही कुछ फॉर्म फिल करवाने के बाद उन्हें 4 माह की बच्ची गोद में दे दी गई थी। जूनी के हाथ लरजने लगे थे मारे खुशी के उस बच्ची को गोद में लेते वक्त। आज वो एक कामयाब कंपनी की मालिक थी। वो महीने का लाखों कमाया करती थी। दुनिया ऐसे कामयाब औरतों की निगाह से देखती थी, सताइश व हसरत भरी निगाहों से। लेकिन दुनिया भर की कामयाबियाँ और खुशियाँ एक तरफ और अपनी बेटी को गोद में लेने की खुशी एक तरफ। अमन, अमन हमारी बेटी, उसने अमन की जानिब देख भर्राई हुई आवाज़ में कहा था। हाँ, हमारी बेटी आयज़ा। दिलफरेब मुस्कुराहट होठों पर सजाए गोया हुआ था। फिर अगले ही पल अपनी बीवी को, फिर अपनी बेटी को पेशानी चुमी थी। अमन बख्श हवेली में ही पला बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी सोच सबसे अलग थी। हवेली के मर्द बेटियों की ख्वाहिश नहीं किया करते थे, लेकिन उसने की, और बहुत पहले से की। प्लीज़ इन औरतों को बेचारगी की निगाहों से देखना बंद करें जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, क्योंकि बहुत सी नेमतें हैं जो आपके पास नहीं होंगी, जबकि मुमकिन है कि शदीद तलब व ख्वाहिश हो आपको उसकी। याद रखें, औलाद का पैदा होना खुदा की जानिब से एक बंदे का एक ऐसा इसमें कोई खुदा की जानिब से है, बंदे का इसमें कोई इख्तियार नहीं है, इसीलिए उसे तंग भी ना करें। हो सकता है खुदा इसे आजमा रहा हो औलाद की नेमत से महरूम रखकर, और वो सब्र व शुक्र करके उसकी रज़ा पा भी ले। लेकिन आपका क्या हो सकता है, आपका पूछा एक सवाल उसे नेमत से महरूम औरत या मर्द के दिल को लगे और वो रोते हुए अपने रब के आगे रब के आगे गिला कर दे। यकीन जाने रोज़े महशर आपके लिए वो शख्स आंसू को संभाले मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब आप देख चुके हैं कि किसी जोड़े की औलाद नहीं हो रही है, तो बार बार उससे ये सवाल करना बंद कर दें कि कोई खुशखबरी है। आपका पूछना फ़कत एक सवाल उसे अज़ियत देता है, इसीलिए किसी को अज़ियत पहुंचाने से बचें। नावल पसंद आए तो रिव्यू देना ना भूलिएगा, मैं इंतज़ार करूंगी। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नावल ख़त्म हो चुका है, और आप सभी को ये नावल कैसा लगा अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ़ माय फेवरेट नावल हो गया है अपने चैनल का, और अमन बख्श मेरा नया क्रश बन गया है माहिर फरीद के बाद। चलिए, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और जिसको भी पसंद आए, और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो अब लाइक तो बनता है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है वैसे तो, मगर आपकी मर्ज़ी है। आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना कोई नहीं। चलिए, मिलते हैं अब किसी और नावल के साथ, और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट वो नावल कोई बोल्ड नहीं हो, बस इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए, जब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।